तो क्योंकि एक ही सेटअप को इस्तेमाल करते हुए हमने पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स का पार्ट फर्स्ट भी करना है, पार्ट सेकंड में, तो हम एक ही ये वाला सेटअप देख लेते हैं। इसमें देखें तो यहाँ पे टू वे की है, मींस अगर K1 की को हम ऑन करें तो ये वाला सेल अपने सर्किट एक्सटर्नल में लग जाएगा। अगर हम K1 को ऑफ रहने दें और K2 को ऑन करें तो फिर ये वाला जो सेल होगा ये हमारे सर्किट एक्सटर्नल वाले में एक्टिव हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कोई टू वे की ना लगाएं, कोई दो बॉक्स ना लगाएं, एक ही सेल बॉक्स लगा दें, सिंगल सेल वाला। साथ में गैल्वानोमीटर डायरेक्ट इधर जोड़ दें जिस तरह हमारे पहले केस में था। फिर उसमें अगर आपने कंपेयर करवाना होगा दो ईएमएफ्स को तो फिर आपको सेल चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें की को चेंज करना पड़ता है। अगर हम पहला सेल यहाँ पे एक्टिव करना चाहते हैं तो ये की ऑन करनी पड़ती है, दूसरे के लिए ये की ऑन करनी पड़ती है, जबकि सेल्स को कोई रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती। अगर हम यहाँ पे एक ही सेल बॉक्स लगा देंगे पहले केस की तरह और फिर हम कंपेयर वाला पार्ट करवाएंगे तो फिर हमें एक सेल को रिप्लेस करना पड़ेगा, पहला सेल निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा सेल लगाना पड़ेगा, फिर जाके उसकी लेंथ लेनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए हमने इस तरह का यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है। जस्ट क्लोजिंग K1 की, अगर K1 की को हम सिर्फ क्लोज करें तो क्या होगा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, मीन्स अब जो हमारे पास लेंथ यहाँ पे आएगी BC वाली लेंथ इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में, स्लाइडिंग टर्मिनल या जो की और इस B टर्मिनल के दरमियान की जो लेंथ होगी उसको हम L1 बोलेंगे। क्योंकि ये सेल 1 के लिए है इस वजह से इसका नाम L1 है। और जो दूसरी की अगर हम क्लोज करेंगे K2, इसको हम ओपन कर देंगे तो फिर ये सेल एक्टिव होगा इस एक्सटर्नल सर्किट में। तो उसके लिए फिर E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, मीन्स कि इसकी EMF दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यहाँ BC पे अब जो लेंथ दूसरे सेल के लिए आएगी। तो अगर आप इनकी EMFs को कंपेयर करवाना चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला बनेगा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल फार्मूले को भी देखें जो कि पिछले केस में ये फार्मूला अननोन ईएमएफ का आया था, कैपिटल ई स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल था। तो इसी तरह यहाँ क्या आएगा, कैपिटल ई L1 ओवर कैपिटल एल, इसी तरह नीचे आएगा कैपिटल ई L2 ओवर कैपिटल एल। तो कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एल से कैपिटल एल कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी फार्मूला सिंपल हमारे पास L1 ओवर L2 आएगा। तो आइए अब हम अपने सारे कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए इस तरह का एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं और पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो पार्ट फर्स्ट है और सेकंड है उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जी, तो आज हमारे पास पोटेंशियोमीटर है और स्पेशली पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जितने प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें किसी सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करनी हो, सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कराना हो या फिर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, तो वो सारे प्रैक्टिकल आज हम इन डिटेल परफॉर्म करेंगे और वेरिफिकेशन के साथ उसे हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन इससे पहले हम 2 से 3 सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढते हैं। एक ये होता है सवाल कि रियोस्टैट और पोटेंशियोमीटर में फ़र्क क्या होता है। रियोस्टैट और पोटेंशियोमीटर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि रियोस्टैट कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड नहीं कर सकता, जबकि पोटेंशियोमीटर जो है वो इस एक्सटर्नल सर्किट को एक कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता है। देखें तो इनमें सिमिलैरिटी है। कैसे सिमिलैरिटी है, ये दो फिक्स्ड एंड्स हैं तो इधर देखें ये दो फिक्स्ड एंड्स हैं, इनके साथ बैटरी कनेक्टेड है तो इधर भी बैटरी कनेक्टेड होगी। फिर इसके साथ यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट है जिसका एक टर्मिनल स्लाइडिंग है और दूसरा टर्मिनल फिक्स्ड में से किसी एक के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ भी देख लें जो एक्सटर्नल सर्किट हम लगाएंगे उसका एक टर्मिनल यहाँ पे होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्लाइडिंग टर्मिनल होगा, और जो दूसरा इस एक्सटर्नल सर्किट का होगा वो इस फिक्स्ड एंड के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब है ये और ये डिवाइस पोटेंशियोमीटर और रियोस्टैट एक दूसरे के सिमिलर हैं, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे वायर बिल्कुल सीधी होती है तो कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल इस एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड किया जा सकता है, जबकि उधर थोड़ी सी अगर हम चेंज कराएंगे तो यहाँ पे पूरे का पूरा एक लूप चेंज हो जाएगा। देखें लूप्स हैं, जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा तो पूरा लूप चेंज हो जाएगा। तो ये
कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल किसी एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये इन दोनों में सिमिलरिटी है और फ़र्क है। और दूसरा ये सवाल होता है कि पोटेंशियोमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर में से कौन सा बेहतर है। देखें, अगर पोर्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और ईजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मल्टीमीटर बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसे एक से दूसरी जगह ले जाना आसान है और इसके अलावा जो है इससे मेजरमेंट करनी बहुत आसान है, जबकि इधर कैलकुलेशन करनी पड़ती है और इसे ले जाना भी मुश्किल है। तो ये इन दोनों में छोटा सा फ़र्क है। लेकिन अब फ़ायदे की बात की जाए तो पोटेंशियोमीटर का फ़ायदा ये है कि ये एक्यूरेटली ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकता है, जबकि जो मल्टीमीटर है वो महंगा भी होता है और ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। ये सस्ता होने के बावजूद एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। तो बेशक ये बड़ी डिवाइस है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन ईएमएफ को फाइंड आउट करने के हवाले से बेस्ट डिवाइस है, सस्ती डिवाइस है, तो ये इस्तेमाल की जाती है पोटेंशियोमीटर। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन और साथ में हमारे पूरे सर्किट की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो पोटेंशियोमीटर में आप देखें एक वुडन बोर्ड है, उसके ऊपर तकरीबन ये 4 मीटर की वायर है। 1 2 3 4 मीटर। क्यों 4 मीटर? क्योंकि यहाँ पे मीटर रॉड लगा हुआ है और तकरीबन 4 मीटर के राउंड अबाउट जो है इसके 4 यहाँ पे लाइनें मौजूद हैं। तो 4 मीटर की वायर एक नाइक्रोम की लगाई गई है। अब इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से है कि यहाँ से ये वायर अगर शुरू होती है तो इधर से ये वाली जो एक पतरी है ये इस वाली वायर को इसके साथ मिलाती है, कनेक्शन करवाती है, तो ये सीरीज़ में आ जाती है। फिर इधर से आते हुए ये दूसरा मीटर एंड हुआ, इस पतरी ने इसका कनेक्शन इसके साथ कराया, तो यहाँ से ऐसे ये 3 मीटर और ये 4 मीटर। अब हम चाहें तो इसमें से 1 मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बैटरी का एक एंड इधर लगाएंगे, दूसरा यहाँ पे, तो ये वाली 1 मीटर इस्तेमाल होगी। अगर इन दो एंड्स को इस्तेमाल करेंगे तो 2 मीटर, इसको और इसको इस्तेमाल करेंगे तो 3 मीटर वायर इस्तेमाल होगी और इन दो एंड्स को इस्तेमाल करेंगे तो 4 मीटर की वायर इस्तेमाल होगी। और बेहतर ये है कि पूरे 4 मीटर की वायर इस्तेमाल की जाए ताकि अच्छी तरह हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट्स आएँ, बजाय इसके कि हम 1 या 2 मीटर को इस्तेमाल करें। यहाँ पे ये तो बात हो गई इसकी पोटेंशियोमीटर की। अब आपके जो कनेक्शन हैं वो यहाँ पे बेहतर होने चाहिए। इधर जो है नीट एंड क्लीन हो, किसी किस्म का कोई जंग वगैरह लगा हुआ ना हो, ये पत्तियाँ अच्छी तरह बैठी हुई हों यहाँ पे, ठीक है। और इसका जहाँ पे 0 है बिल्कुल वहाँ पे ये पत्तियाँ लगी हुई हों। इधर भी इसका जहाँ पे 100 है तो उधर बिल्कुल सामने यहाँ पे ये पत्तियाँ लगी हुई हों, वरना रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होगी तो इसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। इसकी बात है। अच्छा, इसके बाद जो हमने एक्सटर्नल यहाँ पे सर्किट लगाया हुआ है वो एक्सटर्नल सर्किट इस तरह से है कि एक इस एक्सटर्नल सर्किट का जो एंड है, मीन्स यहाँ पे देखें तो ये 2 बैटरीज लगी हुई हैं। इन 2 बैटरीज के जो नेगेटिव हैं उनको मैंने यहाँ पे कॉमन किया, ये आप देख सकते हैं दोनों को कॉमन किया हुआ है। इधर एक वायर लगी हुई है, कॉमन करके इसे यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। और इनके जो पॉजिटिव हैं यहाँ से मैंने अलग अलग 2 तारें निकाली हैं। इधर 2 वे की लगाई है, आगे एक गैल्वानोमीटर है और गैल्वानोमीटर के का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने यहाँ पे जोकी के साथ अटैच किया है, जो कि स्लाइड कर सकता है। अच्छा, तो इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इधर जो एंड नीचे कनेक्ट किया हुआ है वो आप इधर से देख रहे हैं कि नीचे वाला जो एंड है उसको मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जबकि ऊपर वाला जो एंड है ये वाला पोटेंशियोमीटर का, इसको इस बैटरी के या पावर सप्लाई के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। चाहे मैं यहाँ पे ये सेल्स इस्तेमाल करूँ या पावर सप्लाई इस्तेमाल करूँ, दोनों के केस में नीचे वाला एंड नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ सेल्स का नेगेटिव आ रहा है और ऊपर वाला एंड पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। तो ये जो मैंने सेटअप अभी किया हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी एक सेल की ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं या दूसरे सेल की इंडिविजुअली ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों सेल्स की ईएमएफ को हम कंपेयर भी करा सकते हैं। लेकिन अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हुई तो फिर हमें इस सेल को उतार के इसकी जगह एक शंट रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना होगा। बस यही रिप्लेस करेंगे तो फिर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेटअप बनेगा। अभी के लिए अगर सेल्स की ईएमएफ फाइंड आउट करनी है या कंपेयर करानी है तो उसके लिए हमारा सेटअप जो है वो रेडी है। और यहाँ पे आप चाहें तो ये डबल सेल वाला सेटअप इधर लगा सकते हैं, नहीं तो एक ही सेल वाला लगाएं, 2 वे की ना लगाएं, ठीक है जी। और फिर इस सेल को निकाल के दूसरा सेल लगा लेंगे,
तो भी आपका जो काम है वो चल जाएगा। लेकिन मैंने 2 सेल्स के इधर जो है वो बॉक्स सिंगल वाले लगाए हैं ताकि सिर्फ की को चेंज करना पड़े तो हम दोनों सेल्स को इस्तेमाल कर सकें और इनकी ईएमएफ को कंपेयर करा सकें। तो प्रैक्टिकल को बाकायदा तौर पे परफॉर्म करने से पहले 2-3 अहम पॉइंट हैं, वो भी आप नोट कर लें। एक ये कि जो हम सेल्स इस्तेमाल करते हैं इन पे 1.5 वोल्ट लिखा हुआ होता है, तो 1.5 एंड 1.5 को अगर हमने सीरीज़ में लगाया तो ये 3 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन हम इसका चेक कर लेते हैं कि इनका ईएमएफ कितना है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल में ईएमएफ की वैल्यू पुट करनी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर चेक करें तो ये आता है 2.70 वोल्ट। तो अब 2.70 वोल्ट पे भी इसका काम जो है ना वो रुकता नहीं है, बल्कि ये स्टेबल अगर रखता 2.71 वोल्ट को या 70 वोल्ट को तो फिर भी हम इससे काम चला लेते। लेकिन ये जो है जैसे ही सर्किट में हम इसे लगाते हैं तो उस वक्त अगर हम इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें मीटर के ज़रिए से तो हम देखते हैं कि 2.70 वोल्ट अब भी आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे आप इसको चेक कीजिएगा, आपके पास ये जो वैल्यू है वो आ गई है 2.56 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अब जो हम प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करते हुए कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे ईएमएफ की वैल्यू जो कि मेन बैटरी है इधर, वो क्या करेंगे, ना तो हम 3 वोल्ट करेंगे जो कि सेल्स पे लिखा हुआ है, ना तो हम 2.70 वोल्ट करेंगे जो कि इसकी ईएमएफ आती है, बल्कि इसका जो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आप सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको लगाते हुए जब लगा के रखेंगे तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आप उसको इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन में, जो कि 2.54 वोल्ट आता है अगर तो आपने सेल्स को इस्तेमाल करना है तो। नहीं तो आप जो है वो डिजिटल पावर सप्लाई को इस्तेमाल कर लें। तो मैं यहाँ पे इन सेल्स को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं इसकी जगह डिजिटल पावर सप्लाई इस्तेमाल करूँगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें एक स्टेबल करने वाला सर्किट लगा हुआ होता है, तो जैसे हम वहाँ पे वैल्यू रखेंगे जितने वोल्ट की तो वो स्टेबल तौर पे उतना वोल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता रहेगा। तो हमें श्योर होगा, यकीन होगा कि वाकई में उतने वोल्ट का ईएमएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हम कैलकुलेशन में वही वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे जो कि डिजिटल पावर सप्लाई शो कर रही होगी। तो मैं इन सेल्स को इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करते हुए बार बार मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जो कि हमने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है। तो अब मैं इन सेल्स को भी साइड पे करता हूँ, रियोस्टेट को भी हम साइड पे करते हैं, ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं है। अब हम आते हैं, आपको एक दूसरी चीज़ मैं चेक कराता हूँ, वो ये कि जिन सेल्स का ईएमएफ हमने फाइंड आउट करना है उन सेल्स का ईएमएफ जो है वो डिजिटल मल्टीमीटर क्या बताता है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो ऊपर सेल है जो कि बी सर्कल्स वाला है, बी सर्कल्स वाला, तो इसकी जो ईएमएफ आ रही है मेरे पास वो 1.41 वोल्ट है। तो आप समझ लें ये जो सेल 1 है बी सर्कल्स वाला या अपर वाला, इससे रिलेटेड जितना भी डाटा होगा उसको हम सेल 1 के नाम से वहाँ पे कैलकुलेशंस के अंदर लिखेंगे। जबकि ये जो सेल नीचे है इसका जब मैं चेक करता हूँ तो इसका 0.74 या 73 वोल्ट जो है वैल्यू आती है, 74 या 73 वोल्ट। तो ये जो लोअर सेल है इसका भी आप याद रख लें कि इसका ईएमएफ कितना है, 0.74 वोल्ट या 73 वोल्ट, फ्लक्चुएशन तो आ रही होती है। तो सेल 1 अपर सेल या हाई ईएमएफ वाला सेल, और जो लोअर सेल है ये सेल 2 है या लो ईएमएफ वाला सेल है। आप लोग याद रखेंगे ये सेल 1 है। जब हम इधर डाटा ले रहे होंगे तो इससे रिलेटेड जो भी होगा हायर ईएमएफ वाले सेल के लिए 1.4 वोल्ट वाले के लिए तो वो 1 के नाम से याद करेंगे और दूसरे को 2 के नाम से याद करेंगे। तो हम अपना पहला प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल पावर सप्लाई, इसे मैं ऑन कर देता हूँ और उधर आपको पता है 2 वोल्ट आपको नज़र आ रहा है, तो 2 वोल्ट मैंने इधर से ईएमएफ जो है वो दिया हुआ है। अब सबसे पहले मैं इस ऊपर वाले सेल को चेक करता हूँ कि इसकी ईएमएफ कितनी है। तो मैं ऊपर वाली की लगाऊंगा और यहाँ पे इस जॉकी को स्लाइड करवाऊंगा, तो जहाँ पे ये वोल्ट मीटर जो है वो वैल्यू को
नल शो कराएगा। यहाँ से आते हुए आगे पीछे मैं करूँगा तो आते हुए यहाँ से कहीं इधर, ठीक है जी, कहीं पे यहाँ पे ये जो है वैल्यू को शो करा रहा है ज़ीरो। मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो नल की वैल्यू शो करता है, जबकि अगर इस साइड पे जाएं तो ये वैल्यू जो है वो प्लस वाली शो करता है, जबकि अगर हम इस साइड पे आएँ तो वैल्यू माइनस में शो करता है। और स्लाइड करवाते हुए यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो शो करता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ तक कितनी लेंथ होगी जिसे हम काउंट करेंगे। अब टोटल जो हम लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो है 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर, लेकिन हम कौन सी लेंथ लेंगे इस सेल 1 के हिसाब से। सेल 1 के लिए जो लेंथ होगी आप ये याद रख लें, जो इस सर्किट के दरमियान की लेंथ होगी वो दरअसल सेल 1 के लिए लेंथ होगी। आप देख लें कौन सी बनती है। इधर से इस सर्किट का एंड यहाँ पे है, तो इधर से हम काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ से आते हुए ये 1 मीटर और उधर से आते हुए ये दूसरा मीटर और इधर से आते हुए इधर तक जो है वो कहीं 2 मीटर और आगे 81 सेंटीमीटर है। तो 2.81 मीटर, 2.81 मीटर या 281 जो सेंटीमीटर है वो हमारे पास इस सेल से रिलेटेड बैलेंसिंग लेंथ आ गई है। ठीक है जी। अब इस सेल को मैं ऐसे समझे रिमूव कर दिया। अब नीचे वाले सेल के लिए मैं लेंथ चेक करता हूँ कि नीचे वाले सेल के लिए लेंथ कितनी आती है। तो की मैंने नीचे लगा ली। अब इस सेल का लोअर सेल का चेक होगा कि इसकी बैलेंसिंग लेंथ क्या आ रही है। यहाँ पे देखें तो ये इधर से आते हुए अब इससे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये प्लस में चला जाता है, लेकिन इधर स्लाइड करवाते हुए कहीं पे जब मैं इधर आता हूँ, यहाँ तक आता हूँ, तो ये जो वैल्यू है वो गैल्वानोमीटर ज़ीरो शो करता है। इससे अगर आगे जाऊँगा तो वैल्यू फिर चेंज होगी। यहाँ पे देखें तो ये चेंज होगी, इधर देखें तो दूसरी साइड पे होगी। लेकिन ये जो लेंथ है यहाँ पे ये बिल्कुल नल पॉइंट शो करवाता है। तो मैं इसको ही अपना एक बैलेंसिंग पॉइंट कंसीडर करूँगा। और इधर से अगर आप देखें तो ये लेंथ कितनी बनती है, इस एक्सटर्नल सर्किट के एक एंड से अगर आप काउंट करें तो ये 1 मीटर और यहाँ से आते हुए इधर तक ये जो पॉइंट है ये 54 पे है। तो 100 में से 54 चला जाएगा तो बाकी जो है वो 46 सेंटीमीटर बनेगा। तो 1 मीटर ये हुआ और इधर से 46 सेंटीमीटर ये हुआ। तो L2 जो हमारे पास आई नीचे वाले सेल के लिए, लोअर ईएमएफ वाले सेल के लिए, वो कितनी आई 1 मीटर और उससे आगे 46 सेंटीमीटर। तो आप इसको याद रख लें। क्या याद रख लें? इस बड़े सेल के लिए जो L1 हमारे पास आया था वो 281 सेंटीमीटर आया था, जबकि छोटे सेल के लिए जो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ रही है पोटेंशियोमीटर पे वो आ रही है 146 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की ईएमएफ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आइए हम इनकी कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं और इसके बाद मैं थोड़ा सा ऑपरेटर्स को फिर सेट करता हूं और हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इन दोनों सेल्स की। तो टेबल 1 ये सेल 1 के लिए है या आपके हिसाब से अपर सेल के लिए है, जिस पे 20 सर्कल्स लिखा हुआ था, रेड कलर का एक सेल था, तो उसके लिए ये टेबल है। अब हमने जो ईएमएफ दी हुई थी डिजिटल पावर सप्लाई से वो 2 वोल्ट थी। आप चाहें तो दूसरी और तीसरी ऑब्जर्वेशन 3 वोल्ट और 5 वोल्ट पे ले सकते हैं। तो 2 वोल्ट के ऊपर हमने देखा कि जो बीसी लेंथ बन रही थी पोटेंशियोमीटर की, मींस जोकी से लेके बी टर्मिनल तक वो 281 सेंटीमीटर थी। तो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा तो जो सेल की ईएमएफ आई हमारे पास वो 1.405 वोल्ट आई। बिल्कुल उसी तरह से टेबल 2 ये सेल 2 के लिए है, या जो लोअर सेल था टोशिबा वाला, तो वो ज़्यादा यूज्ड सेल था। उसमें हमने एक ऑब्जर्वेशन ली 2 वोल्ट के ऊपर और आप चाहें तो 3 और 5 वोल्ट डिजिटल पावर सप्लाई से सेट करके दूसरी, तीसरी, चौथी ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। जब हमने इस सेल के लिए देखा तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा था जो कि और बी टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर के दरमियान में
वो 146 सेंटीमीटर आ रहा था। और इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए इस फार्मूले के ज़रिए से जब हमने देखा तो सेल की ईएमएफ जो कि लोअर सेल था उसकी आई 0.73 वोल्ट। वैसे तो हमें सेल 1 की ईएमएफ का भी पता है कि वो 1.405 वोल्ट है, पहले केस में कर चुके हैं, और सेल 2 की ईएमएफ का भी पता है, तो इन दोनों को डिवाइड करके हम ये वाली रेशो ले सकते हैं। लेकिन ये जो टेबल है ये एट अ टाइम दोनों सेल्स को इस्तेमाल करने से है, अलग अलग फार्मूले इस्तेमाल करने से नहीं है। तो एट अ टाइम एक ही टेबल में हम दोनों की रेशो किस तरह से कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने 2 वोल्ट के ऊपर एक ही ऑब्जर्वेशन ली थी जो डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट है बी से पहले सेल के लिए 281 सेंटीमीटर था, जबकि दूसरे सेल के लिए 146 सेंटीमीटर था। इन दोनों को L1 ओवर L2 हम अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये रेशो आ जाती है E1 ओवर E2 की, और ये रेशो तकरीबन 2 है, मीन्स 1.92, ऑलमोस्ट 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो E1 है E2 का डबल है, 2 गुना है। और हमने देखा भी यही चीज़ कि E1 जो है वो 1.405 वोल्ट है, जो कि 0.73 वोल्ट का डबल है।